जय हिंद मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी आपके सामने आज एक गज़ल पेश करने जा रहा हूँ, जिस गज़ल का नाम है कहाँ तो तय था चिरागा। गज़लकार है दुष्यंत कुमार, जिनका जन्म 1933 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ था। इन्होंने प्रस्तुत गज़ल व्यवस्था तथा जो आज़ादी हमें मिली है उसके पीछे जो उन वीरों के सपने थे और वर्तमान स्थिति में जो भयावह स्थिति हमारे सामने है, इस विषय को लेकर हमें सोचने के लिए बाध्य करती है। पहले गज़ल देखने के पहले हमें यह देखना आवश्यक है कि इस भारत भूमि को आज़ादी दिलाने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए जिन वीरों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी, इस स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी, उसके पीछे उनका मकसद, उनके विचार यही थे कि उनके बलिदान के कारण आने वाली पीढ़ियां तथा यह भारत भूमि सुजलाम सुफलाम होगी। और इसलिए उन्होंने अपने सारे जीवन के सुख त्याग दिए। अब सुख त्यागना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे पास का 1 रुपया अगर किसी को देना है तो हम 10 बार सोचते हैं कि यह वापस आएगा या नहीं। लेकिन जिन वीरों ने अपने प्राणों की बाजी दी है, उन वीरों ने अपने जीवन के बारे में ही नहीं सोचा और उन्होंने इस भारत भूमि को अपना परिवार समझकर अपने प्राण त्याग दिए। इतनी उदारता, इतनी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, समाज के प्रति निष्ठा उनके मन में थी। और इसीलिए जब उन वीरों को हम याद करते हैं तब उनके विचार, उनका वह व्यवहार, उनका दृष्टिकोण हमारे मन में एक उल्लास निर्माण करता है। हमारे सामने उनके आदर्श खड़े हो जाते हैं और इसीलिए उनके मन की भावना जब देख लेता है तब उन्होंने कभी अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई बात सोची नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस भारत माता को स्वतंत्रता दिलानी है और इसीलिए अपने परिवार का, निजी जीवन का वहाँ पर त्याग कर दिया। यह महान आहुति उन्होंने दी क्योंकि उनके वो सपने थे। यह माय भूमि फेड़ीन पांग सारे, आनीन आरतीला सूर्य चंद्र तारे, ये उनके विचार। और यह अदम्य साहस जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तब हमें उन वीरों पर फक्र होने लगता है कि यह वीर मेरे भारत भूमि पर होकर गए हैं। उन्होंने त्याग की शिक्षा हमें दी है, त्याग की सीख हमें दी है। किस तरह से जीवन जीना है इसका आदर्श हमारे सामने उन्होंने डाला है और वही हमारे आदर्श है। लेकिन बदलते परिवेश के अनुसार कवि दुष्यंत कुमार हमें याद दिलाते हैं अपने गज़लों के माध्यम से
वह कहते हैं अपनी पहली गजल में, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। वो कहता है कि उन स्वतंत्र वीरों ने, उन परवानों ने एक सपना देखा था कि हमारे बलिदान के बाद इस मातृभूमि की रक्षा होगी, हर घर में खुशहाली होगी, हर घर में चिराग चले गए, शांति के, खुशहाली के, भाईचारे के, अपनेपन के। हर घर में वहां पर एक स्नेह पनपेगा, अपनापन पनपेगा, जिससे चलकर यह भारत भूमि सुजलाम सुफलाम होगी। और इसी सपनों के साथ उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया था। लेकिन वर्तमान स्थिति में हम देख लेते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी भाईचारे के नाम पर, कभी किसी मंदिर या मस्जिद के नाम पर, चारों तरफ वहां पर अव्यवस्था फैली हुई दिखाई देती है। लेकिन क्या हमें आज़ादी इसीलिए मिली थी? क्या स्वतंत्रता इसीलिए दी गई थी? क्या उन वीरों के सपने यही थे? उन्होंने तो सोचा था हर एक घर में चिराग होगा, शांति का, उजाला का, प्रकाश का, हर घर में रोटी मयस्सर होगी, कपड़ा मिलेगा, हर घर में शांति छाई रहेगी। लेकिन ये सपने सपने ही रह गए, क्योंकि उन वीरों की वह दास्ता या वीरों के जो विचार थे, उन विचारों को भूलकर मनुष्य अपने आप तक ही सीमित है। और इसीलिए कवि दुष्यंत कुमार कहते हैं, क्या हमें आज़ादी उन वीरों ने इसीलिए दी थी कि हम आपस में लड़े, आपस में झगड़े, आपस में हमारा बंटवारा हो, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर। यह कैसी स्थितियां बन गई है? जिन वीरों ने आज़ादी दी थी उन्होंने कभी नहीं देखा था, कोई जाति नहीं देखी थी, उन्होंने सिर्फ यह भारत भूमि को माता मानकर और इस भारत में रहने वाले हर उस भारतीय को अपना भाई मानकर, अपने परिवार का सदस्य मानकर उसके जीवन के लिए कुर्बानी दी थी, उसके आने वाला जीवन सुखद हो, वो चैन के साथ जी सके, हर घर में उजाला हो, हर घर में वहाँ पर रोटी मैसर हो, रोटी खाने के लिए मिले, अनाज मिले, कपड़ा मिले, सब कुछ मिले, वो चैन के साथ जीवन जी सके। इसलिए उन वीरों ने अपने प्राण त्याग दिए थे। और इसीलिए कभी कहते हैं, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। लेकिन आज वर्तमान स्थिति में स्थितियां बदलती हुई दिखाई देती है। और इसीलिए जो सपने थे, हर घर में उजाला होगा, हर घर में दिवाली होगी, हर घर में कपड़े मिलेंगे, अनाज मिलेगा, खाने को मिलेगा, ये कहीं दिखाई नहीं देता। और इसलिए कभी कहीं ना कहीं उदास दिखाई देता है। कभी अगले गजल में कहते हैं, यहाँ दरख्त के सायों में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। कवि कहते हैं ये जो पेड़ है, दरख्तों के साये में, इस सामाजिक अव्यवस्था में, भ्रष्ट नीति में, भ्रष्ट आचरण में, जीवन की समस्याओं में, यहाँ पर जो देश जातीयता में बढ़ गया है, कभी सोचा नहीं था उन वीरों ने, लेकिन आज यह स्थितियां हमें सोचने के लिए मजबूर कर लेती है। और इसलिए कवि के मन में कहीं ना कहीं पीड़ा है। और वो कहता है, इस पेड़ के नीचे जहाँ पर खड़े होने के बाद, उस पेड़ की छाया में खड़े होने के बाद भी यहाँ पर धूप लग रही है। ये धूप कैसी है? ये धूप अव्यवस्था की है, भ्रष्ट नीति की है, भ्रष्ट आचरण की है, अव्यवस्था की है।
और इसलिए कभी कहते हैं यहाँ दरख्तों के सायों में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। और इस तरह से कभी अपने मन की उदासीनता जाहिर करता है। कभी आगे कहते हैं, न हो कमीज तो पाओ से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। और लोगों के सामने ये भ्रष्टाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। कभी जाति के नाम पर बांटा जा रहा है, कभी धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। सब लोगों की आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन जनता सिर्फ देखने का कार्य कर रही है, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। अन्य अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की जो क्षमता मनुष्य में होनी चाहिए वह अब मनुष्य खोता जा रहा है। और इसलिए ये लोग कितने मजबूर दिखाई दे रहे हैं। इन्हें अगर कमीज नहीं है तो वह अपने पाँवों से अपना पेट ढक लेंगे, छिपा लेंगे, लेकिन अन्य अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता ये खो चुके हैं। और ये कितने मुनासिब हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। ये कवि कहते हैं समाज को देखकर, क्योंकि समाज के सामने ये स्थितियां दिखाई दे रही है। जाति में बटा हुआ देश तथा भ्रष्ट नीति, भ्रष्टाचार। और इसी के कारण कवि के मन में कहीं ना कहीं उदासीनता है। और वह जनता को कहते हैं कि आंखों के सामने इतना कुछ होते हुए भी सिर्फ सहने की जो आदत हमें हो गई है, उसके कारण कवि कहते हैं कि न हो कमीज। अगर पहनने के लिए कमीज नहीं है, हमारा शरीर नंगा है, तो हम वहाँ पर अपने पाँवों से हमारा पेट ढक लेंगे, लेकिन किसी को कुछ नहीं कहेंगे। यह हमारी आदत सी बन गई है। और इसलिए यह जीवन जीने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए जीना है। जीवन में कुछ मकसद होना चाहिए, लेकिन जीने के लिए जीना है। यह अगर चलता रहेगा तो इस देश का क्या होगा। और इसीलिए कवि कहते हैं न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। आगे कवि कहते हैं खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। तुम कम से कम मनुष्य तो बनो, मानव तो बनो, भाईचारे के साथ तो रहो। कम से कम तुम में इंसानियत तो होनी चाहिए। तुम ईश्वर मत बनो, लेकिन कम से कम आदमी तो बनो। वह तो ख्वाब होना चाहिए इंसानियत का। मन में इंसानियत तो चाहिए, मानवता तो चाहिए, दूसरों के प्रति प्रेम चाहिए, दूसरों के प्रति संवेदना चाहिए। इस तरह से कवि अपने इस गजल के माध्यम से कहते हैं खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। हम सिर्फ सपना देखना जानते हैं, लेकिन सपना हकीकत में आ जाए ऐसा कुछ हम करने के लिए तैयार नहीं है। और कभी सपने सच नहीं होते, और हम सिर्फ सपने देखने के आदी हो गए हैं। और इस तरह से कवि लोगों को कहते हैं कि खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। कवि आगे कहते हैं ये मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। मुझे पता है कि मेरे कहने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि लोगों की स्थिति पत्थर सी हो गई है, और पत्थर कभी बदलता नहीं है। लेकिन मेरा दायित्व है लोगों को जागृत करने का, लोगों को उसको उनके अधिकार देने का, अधिकार के प्रति जागृत करने का। और इसलिए कवि कहते हैं भले ही तुम पत्थर बन गए हो, लेकिन और मुझे ये भी पता है पत्थर कभी पिघल नहीं सकता, यानी मेरी बातों का कुछ असर नहीं होगा, ये मुझे पता है। लेकिन फिर भी मेरा जो दायित्व है वह मैं निभा रहा हूं। वो कहता है तेरा निजाम है शील दे जुबान शायर की, यह एहतियात जरूरी है इस बहार के लिए। और मेरा दायित्व है कि वहाँ पर मैं कुछ ना कुछ तुम्हें बोलूँ,
बताऊं। मैं कवि हूं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं और मैं मेरा दायित्व करूंगा, निभाऊंगा, चाहे लोग कुछ भी कहें। और इसलिए कवि अपने इस साहित्य के माध्यम से कहते हैं, तेरा निज़ाम है सिल जुबान, शायर की यह एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। हम चुप बैठना, सहना, यही जानते हैं। हमारे जुबान से कोई आवाज़ नहीं निकल रही है, अन्य अत्याचार के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, हम गूंगे बन गए हैं। यह स्थिति हो गई है, लेकिन मेरा दायित्व जो था वह मैं निभा रहा हूं। कभी कहता है, मेरा तो जीवन कैसा है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैरों की गलियों में गुलमोहर के लिए। और मैं उस फूल की तरह जीऊंगा, उस गुलमोहर की तरह जीऊंगा जो अपने बगीचे में ही वहाँ पर दिखाई देता है। वह बगीचे में ही जीवन जीता है और बगीचे में ही उसका वह समाप्त होता है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए, मरे तो गैरों की गलियों में गुलमोहर के लिए। उस पुष्प की तरह जो त्याग की अनुभूति हमें दे देता है, जैसा पुष्प उस पौधे पर होता है, हम उसे तोड़ लेते हैं तो हाथ वो खुशबू देकर चला जाता है, उसे रोनते हैं तब भी हमें वो खुशबू दे देता है। उस फूल की तरह मैं जीऊँगा, मैं लोगों के लिए ही जी रहा हूँ और लोगों के लिए ही मेरी मृत्यु होगी और मेरा मैं दायित्व निभा रहा हूँ। और इस तरह से कवि दुष्यंत कुमार जी ने तत्कालीन स्थिति में लिखी गई ये कविता गज़ल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इस गज़ल के माध्यम से हम अलग अलग गज़लें देख चुके हैं। नमस्कार।